हमास जो एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। सबको नरक भेजो। यहीं पर लगता है ब्रेक नजर आ रहा है। ये करीब 32 दिन के 3 फेजेस हैं। अल्टीमेटम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर सटीक विश्लेषण लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजा की। गाजा से जुड़ी हुई हर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं और अब तो स्थिति वहां गंभीर हो गई है, क्योंकि जो सीज फायर डील है अब उस पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। प्रणय, क्या लग रहा है जिस तरीके के बयान ट्रंप ने दिए हैं कि सबको नरक भेजो, ये बयान क्या लग रहा है? ये जो सीज फायर डील है ये पूरी हो पाएगी और इसकी अड़चनें क्या हैं? अभिलाषा, इस पर पहले दिन से संशय के बादल थे कि क्या ये सीज फायर प्लान चल पाएगा, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से उन्होंने पहले ही दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन लोगों के बीच का वादा था, ये उन्होंने आपस में तय किया, मैं नहीं जानता कितने दिन चलेगा पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चल पाएगा। और उसके बाद से आप कंसिस्टेंटली देखें तो इस सीज फायर प्लान को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं गाजा के इलाके के अंदर, वो ये बताती हैं कि कितने दिन चलेगा कहना मुश्किल है। खास तौर पर जिस तरीके से पिछले 24 और 48 घंटे के अंदर वहां पर हालात बदले हैं, यानी जो हाल में वहां पर हॉस्टेज छोड़े गए हैं, उन हॉस्टेजेस के छोड़ने के बाद से जो रवैया, जो रुख आपको देखने को मिला है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आप ये बयान देखें, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से नुमाइश हो रही है, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है, हमास जो एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। केवल उन्होंने ही ऐसा नहीं कहा है, बल्कि आप देखें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात हुई थी, और व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात के साथ साथ जो चीजें सामने आई थी उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यानी जो गाजा का प्लान बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ घोषित किया है, जिसके अंदर लोगों को वहां से निकाल देना है, उसके बाद पूरे गाजा को टेक ओवर कर लेना है अमेरिका को, और उसके बाद वहां पर जो है एक नया रीडेवलपमेंट प्लान करना है। यानी करीब 20-22 लोग जो वहां पर रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खुद के शब्दों के अनुसार करीब 18 मिलियन, यानी करीब 18 लाख लोगों की बात हो रही है। 1.8 मिलियन, 18 लाख लोगों को आप कहां ले जाएंगे, किस तरीके से ले जाएंगे? जहां ले जाने की बात कर रहे हैं उन देशों ने पहले ही इनकार कर दिया है, चाहे इजिप्ट हो, धमकी दे दिया है उन्होंने। बिल्कुल, आज के बयान में उन्होंने इजिप्ट और जॉर्डन को कह दिया है कि आपको लेना ही होगा गाजा के लोगों को। गाजा की स्थिति यह है, गाजा के अंदर अभी भी जो है वो बर्बादी है, तबाही है, लोगों के पास जगह नहीं है, इसी तरीके से वहां संभलने की कोशिश कर रहे हैं, रहने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच में वहां पर अभी भी इजरायली फोर्सेस का नेजरिम कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया था वहां से हटी हैं। दूसरी बात, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है वो अभी भी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। तो नेजरिम कॉरिडोर से हटने के बावजूद अभी वहां पर तनाव बना हुआ है, और उसी तनाव के मद्देनजर हमास की तरफ से जो बयान सामने आया था, जिसमें हमास ने कह दिया कि अब जो है हम इन लोगों को, यानी जो अगला हॉस्टेज रिलीज होना है अगले शनिवार को, ये जो प्लान आप देख रही थी ना, ये प्लान, ये हर दिन का, ये करीब 32 दिन के 3 फेजेस हैं, ये आप और हम रिपोर्ट कर चुके हैं। इस प्लान के अनुसार 32 दिन के अंदर ये पूरा प्लान कंप्लीट होना था, साथ ही सेकंड फेज की बातचीत शुरू होनी थी। इसमें तो परमानेंट एंड टू द वॉर की बात हो रही थी, परमानेंट एंड टू द वॉर होना था, एक्सचेंज ऑफ रिलीज ऑफ तमाम जो बचे हुए हॉस्टेज थे वो सेकंड फेज के अंदर होने थे, इजरायली फोर्सेस विड्रॉ फ्रॉम गाजा, ये पूरा होना था, और टेम्पररी सीज फायर बिकम अ परमानेंट सीज फायर, ये होना था। लेकिन अब यहीं पर लगता है ब्रेक नजर आ रहा है कि अभी यही पूरा 32 दिन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही बड़ा सवाल है। एक ये भी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हमास का भी हम जो नजरिया है वो भी समझ लें। ये कह रहा है कि इजराइल ने सीज फायर डील की जो बातें थी उसको नहीं माना और उसने लगातार वायलेशन किया। क्या वायलेट हुआ है? क्योंकि उसने कहा है कि फिलिस्तीनी मारे गए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है यहाँ पे कि इजराइल जिस तरीके से छोड़ रहा है इन बंधकों को, उसको लेकर इजराइल तिलमिलाया हुआ है। इजराइल को लगता है कि उसके हॉस्टेजेस को छोड़ने के नाम पर एक पूरा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, एक नुमाइश की जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमास खत्म नहीं हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पिंच कर रही है। और ये पिंच करने के साथ साथ जब उसके करीब में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हों, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के बगल के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और वो कह रहे हों कि जो भी होगा देख लिया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कह रहे हो कि हेल विल ब्रेक आउट अगर नहीं छोड़ा तो, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्टीमेटम दे दिया है। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप को सुने, Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off, and
let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. वक्त दे रहे हैं 12 बिल्कुल बजे। अल्टीमेटम दे दिया है, अल्टीमेटम। अल्टीमेटम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो यहाँ पे 3 बड़ी चीजें समझ में आ रही हैं अभिलाषा। पहली बात यह है कि अगला शनिवार यानी अगले 3 दिन के अंदर यहाँ चीजें स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगले शनिवार को हॉस्टेज रिलीज होना है और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर 12 बजे तक शनिवार को हॉस्टेज रिलीज में यानी तमाम जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज नहीं हुए, तमाम 1 2 3 नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, सारे होने हैं। यानी ये जो प्लान तय हुआ था, इस प्लान पर उन्होंने एक तरीके से यहां पर लगा दिया है ब्रेक और कहा है अब मैंने नई शर्त रख दी है और अब सारे जो हॉस्टेजेस हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ था, एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ द रिमेनिंग लिविंग हॉस्टेजेस, और उसके साथ साथ यहां पर और जो दूसरी चीजें थी वो तय होनी थी। पहले फेज के बाद में, पहले फेज के चरण के 2 आधे से ज्यादा जब चरण हो जाता है तब उसके बाद में सेकंड फेज के लिए बातचीत शुरू होनी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दे दिया। इस नए अल्टीमेटम के बाद में चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। इसलिए कॉम्प्लिकेट हो गई हैं क्योंकि एक तरफ हमास ने कह दिया है कि हम हॉस्टेज रिलीज जो है वो रोकने जा रहे हैं, हम वो हॉस्टेज रिलीज जो है वो नियंत्रित करने जा रहे हैं। और ये हॉस्टेज रिलीज अगर नियंत्रित होता है, यानी ये हॉस्टेज रिलीज यदि रुकता है तो समस्या खड़ी हो गई। यहां पर इजराइल की तरफ से भी एक कार्रवाई की छूट मिल जाएगी उसको कि वो हॉस्टेजेस को छुड़ाना चाहता है और हमास जो है वो इसमें आनाकानी कर रहा है। अमेरिका ने एक तरीके से उसे खुली छूट दे दी है और ये कह दिया है कि आप इन हॉस्टेजेस को किसी भी कीमत पर लेंगे और नहीं तो जैसा उन्होंने कहा कि तबाही आ जाएगी, है ना, कहर बरप जाएगा। और ये जो चीजें हो रही हैं इसने इस हालात को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कॉम्प्लिकेट इस लिहाज से कर दिया है कि अभी बड़ा संकट है। और ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट के अंदर जब कल वो सुपर बोल के दौरान जा रहे थे उस दौरान भी जब उनसे सवाल पूछे गए तो गाजा पे उन्होंने फिर वही प्लान दोहराया। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसको आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये सारी चीजें कह रहे हैं और इसीलिए लोगों की चिंता बढ़ रही है। लोगों की चिंता बढ़ रही है, गाजा में भी बढ़ रही है, दुनिया में भी इसकी चिंता बढ़ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मान क्यों नहीं रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये समझ क्यों नहीं रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो कितना मुश्किल है। यानी करीब करीब 18-20 लाख लोगों को गाजा से निकाल के आप जॉर्डन और मिस्र में उनको बसाना चाहते हैं, उन मुल्कों में बसाना चाहते हैं जहां पर पहले ही रेफ्यूजी रह रहे हैं। मिस्र लेना नहीं चाहता है। बिल्कुल, ये जॉर्डन जो है, देश जो है मिस्र और कतर जो गारंटर हैं इस पूरी डील की, उनका क्या इस पर रिएक्शन आया है वो भी मुझे बताइए। और साथ ही जो जॉर्डन और मिस्र पर जो ये दबाव बना रहे हैं सीधे तौर पे, अब इन देशों के लिए तो ये इमरजेंसी जैसी स्थिति होगी कि भाई क्या हम करें, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पलायन हो जाएगा। इतने सारे लोग वहां कैसे वो एडजस्ट करेंगे सिर्फ आपके। ये मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी अगर हम इस सदी का कहें तो ये अपने आप में एक बहुत ही रेडिकल प्लान है। इस रेडिकल प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि दरअसल उनका जो प्लान है उस प्लान के अंदर क्या है और किस तरीके से वो प्लान इंप्लीमेंट होगा, उस प्लान के अंदर क्या क्या किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है उनकी। और आप देखिए कि इस घबराहट के बीच ही जॉर्डन के जो किंग हैं, किंग अब्दुल्ला, वो पहुंच चुके हैं अमेरिका। आज उनकी मुलाकात होनी है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से, लेकिन उसके पहले वो माइक वॉल्ट से मिले हैं। ये अमेरिका के एनएसए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के एनएसए हैं। उनसे किंग अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। उन्होंने तो मुलाकात की है, साथ ही आप देखिए कि इजिप्ट ने जो है, मिस्र ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर आपातकालीन अरब शिखर बैठक का आह्वान कर दिया है। 27 फरवरी को यह बैठक होनी है। यानी आप समझिए कि ये चीजें केवल बातों में नहीं हो रही हैं अभिलाषा, ये चीजें ये क्राइसिस की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जिद पर अड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं ये प्लान तो यही होगा, प्लस वो इसमें भी बार बार चेंज कर दे रहे हैं। पहली बार जब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन्होंने इस प्लान का ऐलान किया था ना कि हम गाजा को खाली करवाना चाहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिल्टर होकर जो उसका प्लान सामने आ रहा है, वो प्लान तो ये बताता है कि अमेरिका टेक ओवर कर लेगा, यानी गाजा जो है उस पर अमेरिका होगा। उन्होंने कहा था कि हम अमेरिकी सेना भी भेजेंगे। उन्होंने कहा मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन बाद में उसके क्लैरिफिकेशंस आए कि नहीं अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड नहीं करना चाहता। चीजें बहुत हेजी हैं, चीजें अभी बहुत धुंधली हैं, साफ नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते चले जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गाजा पे अमेरिका का आधिपत्य हो जाएगा और इजराइल अमेरिका को दे देगा गाजा स्ट्रिप से लोगों को हटा दिया जाएगा। अब जो सबसे बड़ी और चुनौती भरी बात है, चलिए जैसे आप किसी को विस्थापित करके कहें कि भाई यहाँ पर रबल हो चुका है, यहाँ पर एकदम बर्बाद हो चुका है, समझ में आता है,
कि गाजा इस समय बर्बाद हो चुका है, आप रीडेवलप करना चाहते हैं, वो एक पॉजिटिव जेस्चर हो सकता है। लेकिन आप उन लोगों को के लिए कहें कि आप यहां से हट जाइए और उसके बाद यहां आने का आपको अधिकार नहीं होगा, तो एक तरीके से ये तो बलपूर्वक उस जमीन का टेक ओवर हो गया। अगर ये टेक ओवर होता है तो अमेरिका अगर गाजा स्ट्रिप के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और उसको क्या वो हैंडओवर करेगा, किसके हैंडओवर करेगा, उस पर किसका शासन होगा, किस तरीके से शासन व्यवस्था होगी? क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को सुने तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर कि हम हमास को नहीं लौटने देंगे, कि हम गाजा में अगर आ गए तो गाजा को हम रीडेवलप करेंगे, क्योंकि वहां पर अब पूरी तरह से केवल खंडहर हैं, वहां बर्बादी है, वहां रबल है, और उस रबल के बीच में हम उसे रीडेवलप करेंगे। मैंने रबल की बात की, आप जरा ये देख लीजिए, गूगल ने चूंकि फोटोग्राफ्स अपडेट कर लिए हैं, अपडेट कर दिए जी। ये नॉर्दर्न गाजा की स्थिति है। नॉर्दर्न गाजा की ये स्थिति देख लीजिए, यहां मकानों के नाम पर क्या बचा है, ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका इलाका है। बिल्कुल एक ऐश ग्रे, बिल्कुल ग्रे जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे केवल खंडहर ही खंडहर है, मलबा ही मलबा, खंडहर ही खंडहर हैं। और इस मलबे को हटाने में भी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को वाकई में इंप्लीमेंट भी करें तो भी ये 1-2 नहीं, ये 5-10 साल का प्लान है, क्योंकि इस कई मिलियन टन, करीब 50 मिलियन टन माना जा रहा है कि यहां से रबल है। उस 50 मिलियन टन को, यानी 5 करोड़ टन को जो है, 50 मिलियन टन को कैसे हटाएगा कोई, किस तरीके से? 5 करोड़ टन अगर मलबा यहां से हटाने की बात होगी तो उसके बाद रीडेवलपमेंट का अलग प्लान होगा, बहुत ही खर्चीला, बहुत ही महंगा। और उस प्लान के अंदर अगर आप यूएन का भी एस्टिमेट देखती हैं तो ये यूएन का एस्टिमेट कहता है कि यूएन के एस्टिमेट के मुताबिक अभी इसके अंदर बहुत लंबा समय लग सकता है इसको डेवलप करने में। इसके साथ साथ ये जो प्लान है, इस प्लान को इंप्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल होगा। ये यूएन का असेसमेंट है और इस यूएन के असेसमेंट को आप देख लीजिए कि इसके मुताबिक यूएन का ये असेसमेंट क्या कहता है, that estimated at least 29.9 बिलियन और 19.1 बिलियन यहां पर लगेगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक और सोशल लॉस जो हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट का, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन एरिया, इतना तो नुकसान ही हुआ है। ठीक है, आप अगर इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये रिकंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो कई अरबों डॉलर के अंदर जाएगी। अभी ये साफ नहीं है कि ये अरबों डॉलर की कॉस्ट उठाएगा कौन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो कल कहा है वो और रोचक है। उन्होंने कहा है कि नहीं, पूरा हम नहीं डेवलप करेंगे, इसमें हम कई अरब देशों से भी कहेंगे, कुछ सेक्टर वो डेवलप करेंगे, कुछ सेक्टर हम डेवलप करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ पार्टनरशिप होगी, कुछ उसके अंदर हम उसको बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनका प्लान क्या है। तो आप ऐसे में सोचिए कि जो शख्स गाजा में रह रहा होगा उसके सामने तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि उसका भविष्य क्या है। वो जिस जमीन पर रह रहा है उसकी जमीन उसकी नहीं है, वहां पर उसकी जिंदगी अपनी नहीं लग रही उसको, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो कितने दिन अपने यहाँ पर रह पाएगा, उसका देश नहीं है। तो विस्थापितों की एक बड़ी आपने फौज तो खड़ी कर ही दी। इसके साथ साथ जो बड़ी समस्या यह है कि जॉर्डन में अगर आप ये देखें, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, ये यूएन की एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। आप देखिए जॉर्डन के अंदर पहले ही 2.39 मिलियन लोग रह रहे हैं, यानी करीब 23 लाख लोग पहले ही रहते हैं जॉर्डन के अंदर। इसके अलावा अगर आप लेबनान में चले जाएं तो लेबनान के पास भी जो है करीब 4,93,000 लोग हैं जो कि फिलिस्तीन के रेफ्यूजीज हैं। ये सारे फिलिस्तीनी रेफ्यूजी हैं और यहाँ तक कि सीरिया के अंदर भी फिलिस्तीन के रेफ्यूजी रह रहे हैं। तो ये फिलिस्तीनी रेफ्यूजी 5,86,842, ये यूएन का डेटा है जो बताता है कि इतने तो फिलिस्तीनी रेफ्यूजी पहले ही रह रहे हैं। अब आप 18 से 20 लाख रेफ्यूजी जो हैं वो नए बना के और उनको इजिप्ट और जॉर्डन के अंदर बांटना चाहते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही प्लान क्लियर नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं। आज हमने एक इंटरेस्टिंग प्रयोग किया। हमने जरा चैट जीपीटी से और हमने एआई से पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी और उसमें वो प्लान कैसे बनेगा। तो जो गूगल का जेमिनाई है वो कहता है कि यूएन एस्टिमेट बताता है करीब 50 लाख टन जो मलबा है वो वहां पर है। इसके अलावा हाउसिंग और रिलोकेशन में जो प्लान बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए पूरी एक लंबी चौड़ी कवायद लगेगी। इसके अंदर कई देशों का साथ जरूरी होगा। साथ ही जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी उसकी, उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस ये होंगे। पहली बात तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पूरे इलाके के अंदर अस्थिरता है। ये रिकंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होगी, क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए रिकंस्ट्रक्शन आपने शुरू भी कर दिया, उस रिकंस्ट्रक्शन की सुरक्षा कौन करेगा? जहां पर बात के अंदर रॉकेट चल जाते हों, जहां रॉकेट चल जाते हों, जहां बम चल जाते हों, वहां पर वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वहां जाके कौन काम करेगा? और
ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन कितने दिन चल पाएगा, ये कितना स्थायी हो पाएगा, क्योंकि जहां पर इतने बम धमाके होते हो, जहां इस तरीके से एक वॉर सिचुएशन हो, उस वॉर सिचुएशन के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कौन इंश्योर कर पाएगा। साथ ही अगर आप चैट जीपीटी का एस्टिमेट देखें तो चैट जीपीटी ने भी इसी तरीके का एक एस्टिमेट दिया है कि लॉन्ग टर्म जो फेज होगा वो करीब 5 साल का होगा। 5 साल का समय लगेगा और आपको जो मकान बनाने करीब करीब 10 लाख मकान बनाने होंगे, आपको रिहायशी इलाके, अस्पताल बनाने होंगे, वहां पे स्कूल बनाने होंगे, वहां सरकारी इमारतें बनानी होंगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद कह रहे हैं वो सुनने में भी अजीब लग रहा है और होने में तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जी, अब इसमें मुस्लिम देशों का क्या रवैया हो सकता है? उनके सामने चैलेंज भी है और वो ये भी जानते हैं कि मनमौजी किस्म के राष्ट्रपति हैं वो, जो बात कहते हैं कई बार वो मजाकिया हमें आपको लग सकता है, लेकिन वो उसे लेकर सीरियस होते हैं। तो मुस्लिम देशों की अगर हम बात करें तो वो क्या प्लान कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए आप क्योंकि मुलाकातें भी हो रही हैं। देखिए मैं मुलाकातों की ही बात कर रहा हूं। अगर आप गाजा स्ट्रिप और इजराइल के आसपास का पड़ोस का इलाका देखें तो इस इलाके के अंदर डायनामिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। खास तौर पर मैंने आपको बताया कि इजिप्ट ने अरब समिट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और बाकायदा उसके लिए ये जो बयान जारी किया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि बहरीन अरब शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और इन तमाम देशों ने फिलहाल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ये अनुरोध किया है कि 27 फरवरी को ये जो बैठक है ये आयोजित की जाए और काहिरा के अंदर ये बैठक होगी, ठीक है, और इजिप्ट इसकी मेजबानी करेगा। तो इस समय एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा किन 2 देशों के अंदर भेजने की बात हो रही है, जॉर्डन और इजिप्ट। जॉर्डन के किंग पहुंच चुके हैं अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इजिप्ट ने अरब देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, जहां एक तरफ ये चीजें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार दबाव बना रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना जो है वो 24 घंटे पहले ईरान में हुई है। ईरान में बड़ी घटना ये हुई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अल खमनेई ने जो है वो ये तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और उसके साथ साथ ये जो इस समय पॉलिटिकल लीडरशिप है हमास की, उसके साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। यानी एक तरीके से आयतुल्लाह खमनेई जो हैं, यानी ईरान की जो सुप्रीम लीडरशिप है वो हमास के साथ खड़ी हुई है, हमास को यहाँ पर एंडोर्स करती हुई नजर आ रही है। वो हर चीज जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू तिलमिलाए हुए हैं, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, उन तमाम चीजों को एंडोर्स करता हुआ ईरान यहाँ नजर आ रहा है। ये एक नया फ्लैश पॉइंट है। ये फ्लैश पॉइंट पुराना है लेकिन यहाँ पर ये तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कुछ समय तक हमें ईरान जो है वो शांत नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ज्यादा एक्टिव हुए हैं अब ईरान ने भी दबाव बढ़ा दिया क्योंकि ट्रंप ने भी ईरान पर दबाव बढ़ाया है। आप देखिए खमनेई की मुलाकात हुई है मोहम्मद इस्माइल दरवेश के साथ, जो कि हमास की लीडरशिप काउंसिल के हेड हैं, उनसे मुलाकात की है आयतुल्लाह अल खमनेई ने। और आयतुल्लाह खमनेई की ये जो मुलाकात है ये एक मैसेज देने की कोशिश है, हमास को मैसेज देने की कोशिश है कि हमास अकेला नहीं है। और ये तस्वीरें तब की हैं जब 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, यानी ईरान के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, कहीं ना कहीं ईरान ने ये तस्वीरें शेयर करके बता दिया है कि वो एंडोर्स करता है, क्योंकि उस समय भी तेहरान के अंदर जश्न मनाए गए थे जब हमास ने ये हमला किया था, इस हमले को अंजाम दिया था। तो ये चीज़ें इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं क्योंकि इजराइल मना कर रहा है कि इजराइल ने जो है इजराइल कह रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, दबाव बनाना है। अमेरिका के साथ मीटिंग करके लौटे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पर इजिप्ट ने अरब देशों की मीटिंग बुला ली है 27 फरवरी को। और इसके अलावा जॉर्डन के किंग जो हैं वो अमेरिका पहुंच चुके हैं मुलाकात के लिए। सऊदी अरब जो कि यहाँ पर पड़ोसी मुल्क है, सऊदी अरब का बयान आया था जब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रस्ताव दिया था, उसी समय सऊदी अरब ने ये प्रस्ताव दे दिया था। सऊदी अरब ने साफ कर दिया था कि इजराइल के साथ में सऊदी अरब के रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन जाता। उसके बाद कई तंज भरे बयान आए, लोगों ने यहाँ तक कह दिया, इजिप्ट की तरफ इनसे की तरफ से, इजराइल की तरफ से कहा गया, या कई लोगों ने अमेरिका से भी इस तरीके के सुर आए कि भाई सऊदी अरब को अगर इतनी चिंता है तो उसके पास बहुत जमीन है, वही ले दे फिलिस्तीन के सारे लोगों को। ट्रंप के आइडिया से तो सभी मुस्लिम देश नाराज हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या वो फिर से कॉलोनी बसाने के फिराक में है। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कि मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि
आखिर ट्रंप वो जो फेजेस हैं 3 फेज उसे क्यों नहीं पूरा होने देने जा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ये उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो डील है इस डील को आगे तो बढ़ने दीजिए। ट्रंप बिल्कुल पहले ही फेज में क्यों कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ छोड़ो और वरना लड़ाई? क्या युद्ध में झोंकना चाह रहे हैं गाजा को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हम जब भी बात करते हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को यदि समझना है तो आपको उन्हें कारोबारी की तरह समझना पड़ेगा। जब वो बड़ा गैम्बल करते हैं, जब वो बड़ा गेम करते हैं, तो वो कॉस्ट हमेशा हाई करते हैं और हाई कॉस्ट के बाद में फिर वो अपनी डील कट करते हैं। यहां पर वो क्या डील कट करना चाहते हैं अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने जो डिमांड कर दी है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि जाहिर तौर पर हर व्यक्ति उनको नीचे लाने के लिए, उनके साथ डील कट करने के लिए या उनको राजी करने के लिए कहीं बीच में आएगा। तो हो सकता है कि वो जो चीज चाहते हो वो वहां पर उन्हें हासिल हो जाए, क्योंकि उनका ये वाली सारी डिमांड जो है वो उन्होंने पहले फेज में ही रख दिया है। वो पहले फेज में भी रख दिया है उन्होंने अभिलाषा, और ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि इस फेज के अंदर कहने को वो इस प्लान के साथ में राजी थे। जब 19 जनवरी को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस प्लान की घोषणा की थी, तब उस समय कथित तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी उसके हामी थे। वो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया था, लेकिन 20 जनवरी को ओवल ऑफिस में बैठने के बाद उन्होंने जो कुछ किया वो साफ नजर आता है। तो अब इसके अंदर आपने जो सवाल पूछा कि आखिर क्यों नहीं मान रहे, तो देखिए इसमें हमास जो तस्वीरों में दिखा रहा है, हमास जो तस्वीरों में कर रहा है, असली तिलमिलाहट जो है वो उसको लेकर है कि हमास वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका को भी परेशान कर रही हैं, जो इजराइल को भी परेशान कर रही हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो बयान है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमास जो है, वी विल एलिमिनेट हमास एंड रिटर्न आवर हॉस्टेजेस, धमकी दे रहे हैं क्योंकि हमास जो तस्वीरों में दिखा रहा है वो एक शो जो बना रहा है, उस शो को लेकर जाहिर तौर पर घाव पर नमक जो है वो इजराइल के भी लग रहा है, अमेरिका को नापसंद आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास में अभी अपनी सत्ता और अपनी ताकत है और वो एक नया प्लान देना चाहते हैं, वो एक बिग प्लान देना चाहते हैं, वो प्लान देना चाहते हैं जिसको लेकर उन्होंने पिछले कार्यकाल के दौरान चर्चा की थी कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड देना चाहते हैं, लेकिन उस समय तो फिर भी वो रजामंदी करके यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल यहां जो वो कर रहे हैं बात, अब तो इस प्लान के ऊपर भी सवालिया निशान बन गया ना, ये ट्रंप का ही दिया हुआ प्लान था। लेकिन ट्रंप के इस प्लान पर भी अब सवाल है, क्योंकि ये जो नीला एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में अभी तो फिलहाल गाजा स्ट्रिप केवल यही है, फिलिस्तीन केवल यहीं तक है, बिल्कुल ठीक है। अब तो इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि यहां तो अमेरिका रहेगा, यहां पर भी फिलिस्तीन नहीं रहेगा। तो फिलिस्तीन कहां जाएगा, फिलिस्तीन बनेगा या नहीं बनेगा? अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी रही है, वो 2 नेशन थ्योरी की बात करता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर ही यरूशलेम के अंदर इजराइल की, अमेरिका की राजधानी को शिफ्ट किया था, और वो लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई इजराइल की राजधानी तेल अवीव नहीं यरूशलेम होना चाहिए। और अमेरिका इस चीज़ को स्थापित करने के लिए अमेरिका अपना दूतावास जो है वो यरूशलेम स्थानांतरित कर रहा है। ये उन्होंने 2016 से 2020 के अपने कार्यकाल में था, उस दौरान उन्होंने ये पीस प्लान भी जो है अपना दिया था, लेकिन अब तो वो इसको भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इसमें इन तमाम देशों के बीच में हुए करारदादों, इनके बीच में हुए सहमतियों, समझौतों की आखिर क्या वैल्यू है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज नहीं टिक रही है। और यही है सबसे बड़ी चिंता कि इस समय किसी के वादे, किसी के इरादे का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कौन सी चीज कब टूट जाए कह नहीं सकते। बिल्कुल, और अब नजर बनी रहेगी कि जो मीटिंग है, जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है मिस्र की तरफ से, में ये लोग क्या तय करते हैं, और जॉर्डन के हेड जो पहुंचे हुए हैं यूएस, वो क्या बात करते हैं, क्या कुछ मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर उन्होंने और नेतन्याहू ने सब कुछ तय कर लिया है और गाजा के भविष्य पर तो मुझे ऐसा लगता नहीं है अभिलाषा कि जैसे एक तरफा ये करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं। अरब देशों के साथ साथ यहाँ पर चीन की भी भूमिका आएगी, रूस की भी भूमिका आएगी, भारत समेत कई अन्य देश भी हैं जिनके अलग किस्म से इंटरनेशनल स्टेक्स हैं यहाँ पर। तो एक दबाव क्रिएट होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं क्या वो वाकई में वही करना चाहते हैं? अगर वो वही करना चाहते हैं तो वो तो दिखने में बहुत असंभव लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर वो कुछ और चाहते हैं तो कह वो ये रहे हैं, करना कुछ वो और चाहते हैं जो अभी टेबल पर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है। लेकिन भूलेगा मत, डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जिन्होंने तालिबान के साथ में डील की थी और जिन्होंने दोहा में करार किया था, जिसके बाद में तालिबान वापस काबुल के अंदर सत्ता में आए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी रेडिकल चीजें कर सकते हैं, इसलिए उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और गाजा की इस स्थिति पे हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि वहां पर युद्ध जैसी स्थिति ना हो, और इस शनिवार तो खास तौर पे नजर रहेगी कि हमास क्या करता है। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और गाजा पर तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सप्लेनेशन के लिए। हम बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है गाजा को लेकर। इसी के साथ इस लाइव में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।